सोचो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व और उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हो किसी दूसरे देश की मिलिट्री का। 3 जन 2026 एक ऐसा डेट जो ग्लोबल एनर्जी हिस्ट्री को परमानेंटली चेंज कर देगी। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के उस क्राइसिस की जहां पे यूनाइटेड स्टेट ने डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन करके पावर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन मेन पॉइंट ये हमारे लिए नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है और इसके साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम दीपक गुप्ता। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अनाउंस किया। इस ऑपरेशन के अंडर उन्होंने कारकस यानी वेनेजुएला की कैपिटल में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन परफॉर्म किया, ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को भी कस्टडी में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के अंदर, अब उस पे यूएस कंपनीज उन पे री इन्वेस्ट करेगी और आगे उन पे री इन्वेस्ट करके जो भी उनको प्रोडक्शन करना है वो करेगी। ये सिर्फ डेमोक्रेसी का मिशन नहीं था, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करने का मिशन था। इस मिशन को देखते हुए हमें 1989 के पनामा इन्वेजन की याद आती है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इस मिशन में ऑयल को सेंटर पर रखा गया है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है, यानी वर्ल्ड का अप्रॉक्स 17% प्रूवन रिजर्व वेनेजुएला अकेले होल्ड करता है। 1990s के टाइम पे वेनेजुएला अप्रॉक्स 3 to 4 बैरल पर डे प्रोड्यूस करता था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला के पास इतना सारा ऑयल रिजर्व होने के बाद, डेली इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी आखिर ये कंडीशन पे क्यों आ गया आज। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। 1990s के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर्स में। जैसे कि जो ऑयल सेक्टर था उसको नेशनलाइज कर दिया गया। एक मेन रीजन था कि पहले वेनेजुएला में जो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो मोस्टली यूएस की कंपनीज करती थी। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ था। लेकिन एक टाइम आने के बाद वेनेजुएला के गवर्नमेंट ने जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी उनको साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन करने का क्या मतलब है, जितनी भी वहां पे इक्विपमेंट सेटअप थे, जितने भी मशीनरीज थे, उनको गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को एसेट के वैल्यू के इतना उनको पैसे पेमेंट किए और उसके बाद उनको कंट्री से साइडलाइन कर दिया। जिसकी वजह से जो भी यूएस की कंपनीज थी उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था और वो तो यूएस वापस लौट गए। उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी वेनेजुएला में ही छोड़ दिया और उसको जब वहां के लोकल कंपनीज और लोकल लोग के द्वारा ऑपरेट करने किया जाने लगा था। ऑयल सेक्टर का नेशनलाइजेशन होने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट और करप्शन होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए था उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते रहने के लिए, वो नहीं हो सका। धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी थी वो डाउनग्रेड होने लगी। जो अप टू डेट टेक्नोलॉजीज चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी। बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट, बहुत ज्यादा करप्शन, इनकेपेबिलिटीज की वजह से वहां का जो ऑयल सेक्टर था वो धीरे धीरे प्रोडक्शन उनका गिरा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी इनकम अब नहीं बढ़ पा रही थी जितनी पहले थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्केल नहीं कर पा रहे थे और एक तरीके से वो कंपनी स्टेगनेंट हो गई थी। ठीक है, एक और मेन रीजन था कि वेनेजुएला ने जो भी फॉरेन कंपनीज थी उनको साइडलाइन कर दिया था और इन फॉरेन कंपनीज में सबसे ज्यादा यूएस की कंपनीज थी, जिसकी वजह से यूएस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। और इस लॉस की वजह से यूएस ने बाकी सारे कंट्रीज को ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप वेनेजुएला से जो भी ऑयल इंपोर्ट करते हो, अगर ऐसा करते हो तो यूएस उनके प्रोडक्ट्स पे, यानी उनके उन कंट्रीज के जो भी एक्सपोर्ट होंगे यूएस में प्रोडक्ट्स, उन पे वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। और इन टैरिफ्स की वजह से जो भी बाकी कंट्रीज थी, जैसे इंडिया जो मेजर इंपोर्टर था वेनेजुएला से ऑयल का, और साथ ही साथ चाइना, इन लोगों ने वेनेजुएला से जो इंपोर्ट करना कम कर दिया और जो वेनेजुएला की एक तरीके से जो इकोनॉमी थी वो डाउनग्रेड जाने लगी क्योंकि वो इकोनॉमी टोटली ऑयल पे डिपेंडेंट थी। अब एक बार इंडिया का हम लोग कंजम्पशन देख लेते हैं कि इंडिया कितना ऑयल कंज्यूम करता है। तो बेसिकली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल यानी क्रूड ऑयल्स का, जिसका वो केवल 12% ही सेल्फ सफिशिएंटली डिमांड को फुलफिल कर पाता है। बाकी जो 88% है उसको बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है। आज के टाइम में यानी 2025 में इंडिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी इंडिया जिस कंट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वो है रशिया, जहां से वो अप्रोक्स 34% ऑयल इंपोर्ट करता है।
उसके साथ ही साथ ईरान, सऊदी, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट से भी। और जो वेनेजुएला है, अब उससे इंडिया नेग्लिजिबल यानी एकदम ना मात्रा के बराबर ही ऑयल इंपोर्ट करता है, क्योंकि यूएस ने इतने सारे थ्रेट्स दे रखे हैं कि अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करती है तो उन पे बहुत सारे टैरिफ्स लगने वाले हैं। तो एक बार वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहले ये तो देख लिया हम लोगों ने कि ऑयल का कंजम्पशन इंडिया कितना करता है और वो खुद कितना फुलफिल कर पाता है, बाहर की कंट्रीज पे वो कितना डिपेंडेंट है। अब देख लेते हैं कि इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करना कब और क्यों बंद कर दिया। तो देखो 2019 एंड 20 में यूएस ने सैंक्शंस लगाने स्टार्ट किए, यानी टैरिफ्स लगाने स्टार्ट किए बाकी कंट्रीज पे। तो इंडिया ने उस टाइम पे वेनेजुएला से जितना भी इंपोर्ट करता था उसने वो चीज बंद कर दी। यानी जो उस टाइम पे मेजर इंपोर्टर थे वो इंपोर्ट किया जा रहा था रिलायंस के द्वारा, उसके साथ नायरा कंपनी थी उनके द्वारा। इन ये दो जो मेजर क्रूड ऑयल के कंज्यूमर थे बाहर की कंट्री से, इन्होंने ऑयल कंजम्पशन बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से यूएस ने 23-24 यानी 2023 एंड 24 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था। तो इंडिया ने फिर से थोड़ा अपना क्रूड ऑयल का जो भी डिमांड था वेनेजुएला से फुलफिल करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से समर 2025 में यूनाइटेड स्टेट ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने स्टार्ट किए उन कंट्रीज पे जो इंपोर्ट करती थी क्रूड ऑयल को वेनेजुएला से। और देखो हम लोगों ने अभी ऊपर बात किया कि रिलायंस एक मेजर इंपोर्टर था वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने का, और साथ ही साथ रिलायंस का बहुत बड़ा मार्केट है यूनाइटेड स्टेट में भी। तो मान लो रिलायंस अभी भी वेनेजुएला से जो भी ऑयल इंपोर्ट करता तो उसकी जो भी प्रोडक्ट्स यूएस में जाते उस पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ्स लगते, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट्स और वहां पे जाके महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड, ये एक तरीके से कैसे कह सकते हैं कि उसकी सेल गिर जाती, यानी उनका ओवरऑल रेवेन्यू गिरने लगता है। इसी वजह से एक सेफर साइड के लिए और बेटर डिसीजन के लिए, इकोनॉमिकली जो बेटर डिसीजन रिलायंस को लगा और बाकी जो भी कंट्रीज को लगा वो ये था कि वेनेजुएला से अभी ट्रेड को कम कर देते हैं, यानी इंपोर्ट को कम कर देते हैं, और वही इंडिया ने भी किया। अब एक चीज देखो कि यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने कस्टडी में ले लिया है, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि जो भी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे अब यूएस की कंपनीज ट्रेड करेंगी या फिर वहां से प्रोडक्शन निकालेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि अब यूएस की जो भी कंपनीज है वो वहां जाएंगी वेनेजुएला में, और वहां पे फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उनको अपग्रेड करेंगी, और उसके साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो सारे स्टेप्स लेंगी। इसमें बहुत ज्यादा मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें करने में जो भी यूएस कंपनीज है उनको बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि अभी यूएस ने अनाउंसमेंट कर दिया है तो 6 महीने 1 साल बाद मिरेकल देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी ये चीजें हैं इनको प्रॉपरली सेटअप होने में अप्रॉक्स 10 साल का या उससे ज्यादा का टाइम लगने वाला है। तो हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी तुरंत 1 या 2 सालों में इसका इम्पैक्ट हम लोगों को दिखने लगेगा। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखो ओएनजीसी विदेश की वेनेजुएला के कुछ कंपनीज में अप्रॉक्स $1 बिलियन के डिविडेंड फंसे हुए हैं। अगर मान लो यूएस इन सभी कंपनियों को फिर से स्टार्ट करता है, फिर से रीसेट करता है, सारी चीजें करता है, कंपनीज को ऑपरेशनल बना देता है, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि ये जो $1 बिलियन के डिविडेंड फंसे हुए हैं ये रिकवर हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों की कंट्री के लिए कवरिंग होने वाला है ओएनजीसी विदेश के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये चीज में बहुत हेल्प होगी ओएनजीसी विदेश को। उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस, नायरा, इन सभी कंपनीज को भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इनको बेटर रिफाइनरी मार्जिन मिलने का। तो ये सारे जो भी एडवांटेज है ये साइलेंट एडवांटेज है इंडिया के लिए। अब ये देखना होगा कि आखिर आगे चल की चीजें किस तरफ मोड़ लेती हैं और क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं बाकी सारी चीजों की। अब एक और चीज देख लेते हैं कि अगर ये जो प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हो गया तो क्या होने वाला है। तो देखो जो प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल पर डे गिर चुका था वो फिर से इंक्रीज होकर 3 to 4 मिलियन बैरल पर डे चला जाए। यानी इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी में यानी पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल सप्लाई है उसका एक और सोर्स आ जाएगा, बहुत ज्यादा सोर्स आ जाएगा, जिसकी वजह से जो भी ऑयल पे के प्राइसेस है उस पे प्रेशर बनेगा कि वो प्राइसेस डाउनग्रेड जाएंगी। और अगर प्राइसेस डाउनग्रेड जा रही है तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो ऑयल का प्राइस है वो सस्ता पड़ेगा। और आप लोगों को ये चीज पता होगा कि
ऑयल यानी क्रूड ऑयल एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर ऑयल अपने को सस्ता मिलेगा, यानी इंडिया या फिर किसी और कंट्री को भी ऑयल सस्ता मिलता है, जैसे कि इंडिया मेजर इंपोर्टर है वेनेजुएला का, तो इंडिया को अगर ऑयल सस्ता मिलता है तो आगे चल के जो इन्फ्लेशन है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो गाइज यही था आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो, और आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी बता सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।